नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की आड़ी। संसद के मॉनसून सत्र का पहला हफ्ता एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो वोटर लिस्ट को एक बार दोबारा शुद्ध करने की जो प्रक्रिया एक तरीके से चल रही है, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन की ही भेंट चढ़ गया। लेकिन स्थिति आज भी बिल्कुल नहीं बदली। इस हफ्ते का आखिरी दिन था, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई थी। आज भी इंडिया ब्लॉक के जितने भी सांसद थे, उन्होंने संसद भवन के ठीक बाहर प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने मांग फिर से वही रखी, जो ये पूरी प्रक्रिया है उसको फौरन बंद कर दिया जाए। बिहार में भी जो अभी तक हुआ है उसको खारिज कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और इसी विरोध के दौरान उन्होंने एसआईआर यानी कि जितने विपक्षी सांसद थे, उन्होंने एसआईआर लिखा हुआ पैम्फलेट फाड़ करके कूड़ेदान में डाल दिया। तो मांग तो ये थी कि बिहार में हो रहे एसआईआर को खारिज किया जाए, लेकिन उससे ठीक उलट आज चुनाव आयोग ने ये घोषणा कर दी कि पुनर्विचार करना दूर, वो एक कदम आगे बढ़कर अब पूरे देश में एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसका पूरा शेड्यूल क्या है, इसकी जानकारी भी जल्द साझा की जाएगी। अब वोटर लिस्ट रिवीजन के देशव्यापी विस्तार का ऐलान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे वक्त पर हुआ है जब बिहार में इस रिवीजन के काम का जो पूरा प्रक्रिया है वो अपने अंतिम चरण में है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख में अब बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। चुनाव आयोग ने अब डेटा जारी करके ये बताया है कि लगभग 100% यानी कि 99.86% मतदाताओं को कवर कर लिया गया है। 7.21 करोड़ फॉर्म मिल गए हैं, उन्हें डिजिटाइज कर दिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि 20 जुलाई को ही बूथ स्तर की, यानी कि आप देखिए एक पारदर्शिता की जो कोशिश की जा रही है, उसके तहत 20 जुलाई को ही बूथ स्तर की लिस्ट सभी राजनीतिक दलों से साझा कर दी गई थी। यानी कि उनको अगर कोई भी इसमें गलती है, उसकी त्रुटि बताने के लिए पर्याप्त वक्त मिल जाए। कोई भी वोटर या राजनीतिक पार्टी इस लिस्ट पर 1 सितंबर तक आपत्ति अपनी दर्ज करा सकते हैं। इस डेटा में यह भी बताया गया है कि वोटर लिस्ट संशोधन के दौरान 22 लाख मतदाताओं की मौत की सूचना मिली है। 35 लाख वोटर स्थायी रूप से या तो पलायन कर गए हैं या वो मौके पर नहीं मिले हैं। 7 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो एक से अधिक जगहों पर रजिस्टर्ड पाए गए और 1,20,000 वोटर्स के फॉर्म अभी तक जमा नहीं हुए हैं। तो वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया पारदर्शी रहे, ये लगातार चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारी कोशिश है। यही बताने के लिए चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के जो आरोप है उनका भी एक एक करके फैक्ट चेक किया है। अब देखिए, जो कांग्रेस ने आपत्ति जताई, उन्होंने कहा है कि सिर्फ बिहार में ही वोट चोरी नहीं हो रही है, ये वोट चोरी लगातार पूरे देश में की जा रही है। दिल्ली चुनाव में की गई, महाराष्ट्र चुनाव में की गई और खास तौर पर कर्नाटक का उदाहरण देकर के राहुल गांधी ने कहा कि एक ऐसी सीट है जिसमें चुनाव आयोग ने लगातार या तो वोटर बढ़ाए या घटाए और ये बीजेपी के इशारे पर हुआ है, वहां वोट की चोरी की गई है और इसका 100% प्रमाण हमारे पास मौजूद है। 100% सबूत हमारे हाथ में है और यही हेरफेर राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरीके से कर्नाटक में किया गया है, उसी तरीके से एसआईआर के माध्यम से अब बिहार में और फिर पूरे देश में करने की कोशिश की जा रही है। अब बात आती है फैक्ट चेक की। चुनाव आयोग ने किया इसका फैक्ट चेक। उन्होंने क्या कहा कि ये पूरा का पूरा भ्रामक और बेबुनियाद आरोप है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले ही पूरी वोटर लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को सौंपी गई। उस समय कांग्रेस को भी ये लिस्ट दी गई थी और उन्होंने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। उनका दूसरा पॉइंट यह था कि लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद जो उम्मीदवार हारे थे, उन्होंने 10 चुनाव याचिकाएं दायर की, लेकिन इनमें से कोई भी याचिका कांग्रेस की ओर से नहीं आई। अब सवाल ये उठता है कि उस वक्त जब आपके पास मौका था, ना तो आपने चुनाव से पहले कोई गलती, कोई हेराफेरी उसकी बात की, ना चुनाव के बाद जब नतीजे आ गए आपने कोई भी इलेक्शन पिटीशन अपनी फाइल की। तो फिर इस वक्त कई महीने बीत जाने के बाद, 1 से ज्यादा साल बीत जाने के बाद, अब हेर फेर और धांधली के दावे करना, क्या ये सच में बात सबूत की है या फिर सियासत की है? ये एसआईआर जो है ये पहले भी हुआ है और राहुल गांधी जो लेटर लिखा था महाराष्ट्र का इलेक्शन के बाद, उसके बाद एसआईआर शुरू हुआ है और इनको जब हारते हैं सबके ऊपर डाउट आता है
ईवीएम पे डाउट आता है, इलेक्शन कमीशन पे डाउट आता है। 23 में कर्नाटक में ठीक था, जीत के आया। 24 में लोकसभा में कम सीट आया, तो तब बोल रहे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? तो सिद्धरामैया का सरकार था, ऑफिसर आप ही पोस्ट किए थे, सभी डीसी, एसी, तहसीलदार सब आप ही पोस्ट किए थे। हाँ, पूरे देश तक उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना, और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। ये लोग डर के मारे आज ये रिवाइज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। इससे देश का भी नुकसान होता है और लोकतंत्र का नुकसान होता है, और संविधान के तहत ये लोग नहीं चल रहे। वो अपने हुकूमत को बचाने के लिए बहुत से चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। हमारे चुनाव आयोग को ये सोचना होगा कि उसका आदर्श बांग्लादेश का चुनाव आयोग नहीं होना चाहिए। इलीट यहाँ बैठ करके तय कर दे और मतदाताओं की बेदखली की परियोजना को आप क्रियान्वयन करें, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। एसआईआर लोकतंत्र को, इस देश के लोकतंत्र के जड़ को और मजबूत करने वाला चुनाव आयोग का कदम है। उससे लोकतंत्र मजबूत होगा। ये जाली मतदाताओं के लिए के आधार पर सत्ता में आना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि संविधान में लिखा हुआ है कि जो इस देश का नागरिक होगा वही इस देश का मतदाता होगा। तो ऐसे में आड़ी के सवाल है बिल्कुल सीधे, फैक्ट चेक के बावजूद भी धांधली का दावा क्यों किया जा रहा है? वोट चोरी के जो ये दावे किए जा रहे हैं, जो एसआईआर से जोड़े जा रहे हैं, जो ये कहा जा रहा है कि पूरे देश में ऐसा हुआ है, अलग अलग चुनाव में ऐसा हुआ है, इसका कोई पुख्ता सबूत भी है या फिर ये कोरी राजनीति है? राधिका खेड़ा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गई हैं। कांग्रेस से उनकी प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता हमारे साथ है, राजेश गुप्ता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, प्रियंका भारती प्रवक्ता आरजेडी और समीर चौगांकर वरिष्ठ पत्रकार। एक बार फिर से मैं आपको खास तौर पर प्रियंका जी ये दिखाना चाहती हूं, क्योंकि ये लोगों के लिए भी समझना बहुत जरूरी है। कल एक बहुत गंभीर आरोप राहुल जी ने लगाया था। उन्होंने कहा था कि वोट चोरी हो रही है, 100% सबूत हमारे पास है। कर्नाटक का उन्होंने उदाहरण दिया था, कौन सी सीट की बात हुई है ये तो उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन उसका पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल जो है, बार बार आप कहते हैं कि चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं देता, हम मांगते रहते हैं, हमें कुछ मिलता नहीं है। अब उन्होंने बिल्कुल तफसील से समझाया है, और ये हमारे दर्शकों के लिए और देश के लिए भी समझना बहुत जरूरी है। तो एक बार फिर से आपको समझा देते हैं कि क्या आरोप लगे थे कर्नाटक के चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग के ऊपर, और क्या जवाब आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो 5 मुख्य बिंदु हैं इस आरोप के, और ये देखिए, ट्वीट करके उन्होंने बोला है ईसीआई फैक्ट चेक, ये राहुल जी का दावा था, और उन्होंने साफ तौर पर यहां पर क्लैरिफिकेशन दिया है। अब आपको हम पॉइंट बाय पॉइंट समझाते हैं कि क्या दावा किया गया था और क्या क्लैरिफिकेशन। वापस उस स्प्लिट ग्राफिक पे जाते हैं जो फैक्ट चेक का ग्राफिक था। आइए आपको बताते हैं कि क्या दावा किया गया था। अगर हम उस ग्राफिक पे जा सके तो ये देखिए, राहुल गांधी का आरोप था ईसी ने कर्नाटक की एक सीट पर धांधली की अनुमति दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कर्नाटक की वोटर लिस्ट के खिलाफ कांग्रेस की कोई अपील दायर नहीं की है। जरूरी बात यह है कि चुनाव होने से पहले, यानी कि 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसके पहले ही हर डिस्ट्रिक्ट की, हर सीट की वोटर लिस्ट हर एक पार्टी को, बड़ी छोटी जितनी पार्टी थी उनको दिया गया। उनसे कहा गया अगर इसमें कोई तकलीफ है आप अभी बताइए। कांग्रेस की तरफ से उस पर कोई ऑब्जेक्शन उस वक्त दाखिल नहीं किया गया। फिर राहुल गांधी ने बोला कि इसी ने कर्नाटक में उन्होंने धांधली जो की है उसके 100% सबूत हमारे पास है। अच्छा, जवाब में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में कांग्रेस ने कोई भी अपील नहीं की थी, उनको हमने बाकायदा पूरी लिस्ट सौंपी थी। अगले पॉइंट पर फटाफट चलते हैं। 45 से 60 साल की उम्र के हजारों नए वोटर जोड़े गए। 2024 में कर्नाटक में 10 चुनाव याचिकाएं दायर की गई थी। अब देखिए, पहले एक प्रक्रिया होती है चुनाव से पहले कि आप अपने ऑब्जेक्शन दाखिल कीजिए अगर आपको लगता है कि वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ है। वो नहीं हुआ। चुनाव के बाद भी अगर आपको लगता है कि जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें कुछ गड़बड़ी है, आप एक इलेक्शन अपील डाल सकते हैं। 10 ऐसे लूजिंग कैंडिडेट्स थे, यानी कि जो हार गए, जिन्होंने ऐसी 10 अपील डाली, पर उन 10 में से कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं था। 10 चुनाव याचिकाएं दायर की गई, उनमें से कोई भी कांग्रेस का नहीं था। तो ये 100% सबूत की जो बात की जा रही है,
प्रियंका जी, आप अगर बताएंगे, आपके कांग्रेस के उम्मीदवार हारे, उस वक्त आपने कुछ नहीं किया। 1 साल बाद आप कह रहे हैं कि पूरे देश में धांधली हो रही है, कर्नाटक में धांधली हुई थी, अब ऐसा बिहार में भी हो रहा है, ऐसा पूरे देश भर में होगा। पर चुनाव आयोग तो बता रहा है कि आपने उस वक्त कुछ बोला ही नहीं, क्यों? देखिए पद्मजा जी, कर्नाटक पर अभी जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जो हम सामने रखेंगे प्रूफ, उसके बाद इस बात पर डिस्कशन किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि धांधली तो चुनाव के बाद ही पता चलती है, चुनाव के पहले कैसे धांधली पता चल जाएगी, ये बताइए आप। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि चुनाव से पहले अभी जो राहुल जी ने कल बोला, उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ी थी, हमारे पास 100% प्रूफ उसका आज पहुंच गया है। 45 से 60 साल के जो लोग थे उनको बढ़ाया घटाया गया। उस वक्त यानी कि जून 2024 में आपको चुनाव आयोग ने पूरी लिस्ट दी थी, और अब वो लिस्ट दिखाइए। उन्होंने वो भी जारी की है कि किस तारीख को बाकायदा डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी पार्टी को लिस्ट दी गई थी। एक बार अगर हम वो लिस्ट दिखा दें, क्योंकि उन्होंने जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जितने जिले हैं कर्नाटक के अंदर, ये देखिए बाकायदा उन्होंने यहां पर तारीख के साथ लिखा है। बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, गुलबर्ग, बीदर, रायचूर, कोप्पल, एक एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसका तारीख के साथ लिखा है। 27 अक्टूबर 2023 को आपको दे दी गई थी ये लिस्ट, और कहा गया था अगर आपको कोई गड़बड़ी नजर आ रही है आप अपने क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस दें। आपकी तरफ से कितने ऑब्जेक्शंस आए? 0। आपने उस वक्त लिस्ट देख करके एक भी क्लेम या ऑब्जेक्शन नहीं डाला। 1 साल से ज्यादा बीतने के बाद आप कह रहे हैं भारी गड़बड़ी हो गई, हमसे चुनाव चोरी कर लिया गया और 100% सबूत हमारे पास है। उस वक्त आपने कुछ क्यों नहीं बोला? पद्मजा जी, या तो मुझे बोलने का मौका दीजिए या खुद ही बोल लीजिए, दोनों में से एक काम कर लीजिए आप। मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि जब इलेक्शन कमीशन के पास हम लोग जाते हैं सांप्रदायिक चुनावी भाषणों की कंप्लेन लेके, तो क्या होता है? प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई हुई? उन्होंने जिस तरह के सांप्रदायिक चुनावी भाषण दिए, तो आप बिल्कुल ही मुद्दा कुछ और ही बात कर रही हैं। मैं आपसे सीधा क्योंकि देखिए तथ्यों पर चर्चा हो सकती है, नहीं तो हम गोल चुनाव तो इतना बड़ा मुद्दा है ना कि हम गोल पूरी दुनिया की बातें कर सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, आज जुलाई 2025 में घुमा रहा है, और सीधी बात सुनने की हिम्मत रखिए। अगर आपकी अरे मैं सीधी ही तो बात कर रही हूँ, गोल तो आप जलेबी बना रही हैं। मैं एकदम सीधी बात कर रही हूँ, मैं तो इधर उधर की बात ही नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ आपका दावा है। आप कह रही हैं, हाँ, मैं क्या कह रही हूँ? मैं सुन रही थी ना। अब जब मैं कह रही हूँ तो आप सुनिए, चुपचाप सुनिए जो मैं पर मुद्दे की बात कीजिए, इसी मुद्दे पे बात कीजिए। बात कहूंगी, मैं क्या कहूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आपने अपना सवाल पूछ लिया, अब चुप बैठिए। नहीं, एक सेकंड, आराम से, और टॉपिक पे बात करेंगे ना प्रियंका जी। ऐसे तो मैं कहूंगी फिर हम मालदीव पे बात करना शुरू कर देंगे। नहीं, मैं चुनाव आयोग टॉपिक पे बात कर रही हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना, मेरी प्रॉब्लम नहीं है मैडम। आपने कहा चुनाव चोरी हुआ कर्नाटक में, आपको अरे भाई आज चुनाव चोरी तो, अरे चुनाव चोरी तो जो है अभी कई जगह हुआ ना। हमने तो 99% बैटरी जो चार्ज थी ईवीएम की, उस पर भी कंप्लेन की थी। उस पर क्या सुनवाई की, जरा ये बताइए। उस पर मैं अलग से आपको पूरा तथ्य दिखा सकती हूँ, लेकिन अभी क्योंकि बिल्कुल फैक्चुअल डिस्कशन, हम इस पर एकदम सीधा बात कर रहे हैं। कल बहुत बड़ा दावा किया कांग्रेस पार्टी ने, कहा कि चुनाव आयोग जो चोरी कर रहा है, वी विल कम फॉर यू, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो उसके लिए पॉइंट बाय पॉइंट अब डिस्कशन हो सकता है। क्या कर्नाटक में गड़बड़ी थी तो आपने 1 साल पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैडम, चंडीगढ़ में जो गड़बड़ी हुई थी वो तो चुनाव आयोग को वीडियो तक दिखाई गई थी। उसके बाद भी कुछ क्या किया? चंडीगढ़ चुनाव रद्द हुआ ना, वो रद्द हुआ, दोबारा चुनाव हुआ वहां पे। नहीं, चुनाव आयोग ने रद्द किया था क्या? वो तो कोर्ट ने रद्द किया था मैडम। जब बात कर रही हैं आप, पढ़ के नहीं आता। अरे भाई ये बताइए कि जो महाराष्ट्र में वोट परसेंटेज बढ़ा, उसको लेकर आज तक सफाई नहीं दे पाया। बिल्कुल, उस पर भी सफाई दी है, 60 पन्नों की सफाई आई है महाराष्ट्र के ऊपर भी। पर यही चीज है ना प्रियंका जी, हम हर चीज पे इधर से गोल करके दूसरे उस पे चले जाते हैं। मैं अभी महाराष्ट्र का आपको डेटा दिखाना शुरू करूंगी, फिर आप कहेंगे नहीं आप हरियाणा का हम बात करेंगे। मैं हरियाणा का आपको डेटा दिखाऊंगी, फिर आप कहेंगे कि इसी की बैटरी कम खत्म हो गई थी। हम हरियाणा की बात भी करेंगे, एक चीज पर बात करके हम उसको सुलटा सकते हैं। जो बैटरियां चार्ज हुई उस पे भी बात करेंगे। हम बात करेंगे जो सांप्रदायिक भाषण दिए गए उस पर भी बात करेंगे। हम बात करेंगे कि हमारे जो चुनाव के समय अकाउंट सीज किए गए, हम उस पर भी बात करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किस तरीके से सरकार ने जो है पैसे की चोरी की, उस पर भी बात करेंगे।
हम बात ये भी करेंगे कि चुनाव आयोग किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा है, इस पे भी बात करेंगे। तो फिर हम हर चीज पर पॉइंट बाय पॉइंट फैक्ट्स के साथ बात कर सकते हैं। पर प्रियंका जी, और मैं बहुत रिस्पेक्टफुली कह रही हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं बात एक्स पे करूं, आप कूद पे वाई पे चले जाएं, मैं वाई की बात करूं फिर आप जेड पे चले जाएं, फिर और इसी कंफ्यूजन में बस लोगों को एक ये गुमराह किया जाता है कि सब जगह चोरी हो गई है, सब चोर हैं, इलेक्शन कमीशन लोगों को बढ़ा रहा है, घटा रहा है। मेरा फिर से आपसे बिल्कुल सीधा सवाल है और फैक्ट्स पे बेस्ड सवाल है। मैंने आपको लिस्ट दी। अच्छा चलिए प्रियंका जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, तो आप ही कह रही हैं, एक छोटी सी चीज आप मुझे बता दीजिए, मतलब क्या आपकी पार्टी को चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल्स दिए गए थे, नहीं दिए गए थे? अरे मैडम, इलेक्टोरल रोल तो चुनाव आयोग के पास बिहार के भी थे। 2024 में तो अभी चुनाव कराया था कर्नाटक में, जहां आप कह रहे हैं कि चुनाव की चोरी हुई और आपके पास 100% सबूत है, क्या कर्नाटक में आपको इलेक्टोरल रोल्स चुनाव से 6 महीने पहले दिए गए थे, नहीं दिए गए थे? नहीं, आप ये बताइए, इलेक्टोरल रोल तो बिहार में चुनाव आयोग के पास है, क्या उस आधार पर वो वोटर लिस्ट जारी करेगा? नहीं करेगा। वो तो कह रहा है कि भैया 18 लाख लोग मर गए अचानक से, जो 24 का चुनाव था उसके बाद कौन सी महामारी आई कि 18 लाख लोग मर गए वहां पे। प्रियंका जी देखिए, अब फिर तो यही होगा ना, ये लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाली बहस हम करते रहेंगे। मैं आपसे सीधा सवाल फैक्चुअल पूछने की कोशिश कर रही हूँ। आप कर्नाटक, देखिए इल्जाम आपने लगाया कर्नाटक को लेके, मैंने कर्नाटक पे ही सवाल और सबूत दिया, तो अब आप बिहार पहुंच गई। अब मैं बिहार की बात करने लगूंगी, फिर आप हरियाणा पहुंच जाएंगी, तो हम एक मामला सुलटा लें? नहीं, या तो आप सुन लीजिए मेरी बात। कर्नाटक में जो कुछ भी होगा उसको आप मीडिया के माध्यम से जनता की तक पहुंचाया जाएगा, उसमें धीरज तो रखिए, धैर्य तो रखिए। अब मैं तो यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द कर्नाटक। आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, दैट इज व्हाई आई वांटेड टू मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर। मैंने 100% इसको क्लियर कर दिया कि यहाँ तथ्यात्मक पोजीशन क्या है। आप चुनाव आयोग है? नहीं, मैं चुनाव आयोग नहीं हूँ, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसीलिए तो चुनाव आयोग का जो पूरे फैक्ट्स है मैं रख रही हूँ यहाँ पे। क्यों नहीं रिलीज किया मैडम? आपके माध्यम से क्यों कर रहे हैं? Who are you? Who am I? उन्होंने रिलीज किया है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला है। जवाब नहीं है उनके पास। अरे कमाल है प्रियंका जी, आई एम अ पर्सन विद आईज, मेरे पास आंखें हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोली, वहां पे एक प्रेस रिलीज था, उसमें डेटा था, मैंने उसको चेक किया, मैंने टीवी पे डाल दिया। Who am I? That's who I am। पत्रकार का काम ही यही होता है भाई, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, उसमें आप भी पढ़ सकती हैं, मैं भी पढ़ लेती हूँ। पत्रकारिता ये भी होती है कि कम से कम अगर किसी चीज के लिए अगर हम खोलेंगे तो फिर पूरी डिटेल के साथ में बैठेंगे ना। आप बताइए डिटेल की कमी क्या है? चलिए डिटेल की कमी क्या है, बिल्कुल मैं सुनने के लिए बैठी हूँ। कर्नाटक की अगर आपने बात की है और आपने कहा वहां चुनाव चोरी हुआ, आपको इलेक्टोरल रोल दिए गए, आपने कोई आपत्ति नहीं जताई। चुनाव के नतीजे आए, 10 इलेक्शन एप्लीकेशन हुई, उसके बाद आपके जो हारे हुए प्रत्याशी थे उनमें से एक ने भी चुनाव आयोग के सामने आपत्ति दर्ज नहीं की जून 2024 में। सुनिए पद्मजा जी, सुनिए मेरी बात, पहले सुनिए मेरी बात, उसके बाद सवाल पूछिए। बोलिए। चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि पूरी लिस्ट ही पूरी फर्जी है, पूरे देश में वो क्या कर रहा है, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो कह रहा है कि यहाँ पर विदेशी लोग रह रहे हैं जो वोट डाल रहे हैं, वो कह रहा है यहाँ पर जो है मरे हुए लोग वोट डाल रहे हैं, वो खुद कह रहा है कि यहाँ पर एक वोटर ID कार्ड से 2-2 वोट पड़ रहे हैं। तो मैडम मैं कह रही हूँ तो क्या गलत कह रही हूँ? अरे चुनाव आयोग खुद ये बात कह रहा है। आप भी वही कह रही हैं जो चुनाव आयोग कह रहा है कि हाँ कुछ उसमें त्रुटियां पाई गई थी, अब वो भूल सुधार करने की जरूरत है, इसीलिए SIR हो रहा है। तो अरे भाई राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं तो उसको आप इंतजार कर लीजिए, पूरी आपको एक प्रूफ के साथ, 100% प्रूफ के साथ उन्होंने कहा देंगे ना, तो फिर इंतजार कर लीजिए ना। अब आज ही आपको चाहिए कि कर्नाटक का पूरा डाटा प्रियंका गुप्ता रख दे। अरे भाई प्रियंका गुप्ता नहीं रखेगी। इंतजार तो हम कर ही रहे हैं, 1 साल से ज्यादा हो गया इंतजार कर रहे थे। इतनी गंभीर बात आपने बोली तो इसीलिए मुझे लगा कि भाई अब इतनी गंभीर बात है तो आपके पास उसका डेटा भी होगा, आपके पास 100% प्रूफ है। सुनिए मेरी बात सुनिए प्लीज। एक सवाल पूछ लीजिए बीजेपी से कि ये जो फर्जी वोटर है, इनके आधार पर जो सरकार चल रही है, जिन राज्यों में चल रही है, केंद्र में चल रही है, वो तो सब फर्जी है, छोड़ क्यों नहीं देते ये गद्दी अपनी?
छोड़ दे अपनी गद्दी। चलिए, हर बताइए। जवाब दे दूं? मरे हुए वोटर वोट डाल रहे हैं, क्या ये देश की हालत बना दी है। चलिए, अब राधिका खेड़ा ये बताइए, राधिका खेड़ा ये बताइए, ठीक है, तो आप कह रहे हैं ना कि कुछ फर्जी वोटर थे, तो वो फर्जी वोटर हटाने जरूरी भी है। प्रियंका जी, फर्जी वोटर है ये ईसी बोल रहा है, यानी कि वो फर्जी वोटर हटाने जरूरी है। फर्जी वोटर हटाने की जरूरत है, नागरिकता सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। नागरिकता सिद्ध करने का अधिकार चुनाव आयोग को किसने दिया? चलिए, आज के ताजे आंकड़े बताते हैं राधिका खेड़ा, ये केंद्र सरकार और का काम अब है। खुद चुनाव आयोग मान रहा है कि 7 लाख मतदाता ऐसे थे जो 2-2 जगह पे अपने वोट डाल रहे थे। 22 लाख मतदाता थे जो कि थे ही नहीं, वो तो मृत पाए गए हैं। यानी कि अब प्रियंका गुप्ता कह रही हैं ये भी तो एक तरीके की वोट चोरी है ना, जो आप मान रहे हैं कुछ 30-40 लाख लोग ऐसे थे जो फर्जी वोट डाल रहे थे। सभी को नमस्कार। पद्मजा जी, सबसे पहले मैं कांग्रेस की प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहूंगी। मैडम, कर्नाटका में टोटल लोकसभा सीटें कितनी हैं? बताइएगा जरा, कितनी लोकसभा सीटें हैं? आप कर्नाटक के ऊपर, एक मिनट, आप इतना जवाब दीजिए, बस नंबर बता दीजिए। ये वो दाएं बाएं लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग जब कर्नाटका के ऊपर सवाल उठा रहे हैं आपके नेता, आप कुछ तो याद करके आए होंगे कर्नाटका में कुल सीटें कितनी है लोकसभा की, ये बताइए। और कितनी भाजपा के पास है और कितनी कांग्रेस के पास, और पिछली बार कितनी आपके पास थी, अब की बार कितनी है? ये डेटा गूगल मत करिए, नीचे देख के गूगल मत करिए, सामने आंखों में आंखें डाल के बोलिए। प्रियंका जी बताइए, गूगल नहीं करिएगा, राहुल गांधी की तरह गूगल पे मत जाइएगा। बताइए कितनी सीट है कर्नाटक में? चलिए पद्मजा जी, अब मैं बोल देती हूँ, इनको म्यूट कर दीजिए क्योंकि ये नहीं बता पाएगी। तो मैं अब फैक्ट चेक करती हूँ। टोटल सीटें चलो बताओ प्रियंका, कितनी सीटें? यूपी में कितनी सीटें? हम कर्नाटक में बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश जाना था। अरे भाई भाई ये बताइए यूपी में कितनी सीटें हैं? रागिनी जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता है, बता के जाइए। चलो उनको म्यूट कर दे तो मैं आगे की बात 28 सीटें हैं कर्नाटक में मैडम। पद्मजा जी बता दिया, उन्होंने जवाब दे दिया, राधिका खेड़ा जवाब दे 28 सीटें दिया। हैं। उनका एम्बुश मत कीजिए। हाँ, क्या गूगल पे देख के बता दिया? क्या बताएं, इतनी देर में तो गूगल पे देख लिया नीचे झांक के। और पद्मजा जी रिवाइंड करके देखिएगा, सारे टाइम नजरें नीचे गूगल पे थी। आप तो गूगल भी नहीं कर पाई। यूपी में चलिए, मेरे को तो यूपी में बात ही नहीं करनी। जब यूपी देखिए पद्मजा जी, चलिए अब मैं बोलती हूँ। मुद्दे पे आइए ना पद्मजा जी, फर्जीवाड़ा आपने माना है, यही तो वोट चोरी है। अब मैं बोलती हूँ, मैं इनके बीच में नहीं बोली थी, उम्मीद करती हूँ ये वही जैसे इस तरीके से, जिस तरीके से ये मीडिया के ऊपर चिल्ला रही थी, उम्मीद करती हूँ जब दूसरा जना बोल रहा होगा तो चुप रहेगी। सुनिए, एक एक करके प्लीज, एक एक करके राधिका खेड़ा, एक सेकंड, आपने सवाल पूछा है। प्रियंका जी अपना जवाब दे रही है। 3 मिनट हो चुके, जवाब टाइम दीजिए, पूछा था उसका जवाब 10 सेकंड अपना जवाब दे दीजिए प्रियंका जी, फिर वापस उनसे सवाल। टाइम बीत गया, अब तो टाइम बीत गया। पद्मजा जी इतनी बार गूगल देख लिया, अब क्या देखना? चीटिंग थोड़ी नहीं, अरे बताइए ना, सीटें कितनी से नहीं चलता था। अच्छा, एक सेकंड, वापस चर्चा पे आते हैं। राधिका खेड़ा, एक सेकंड प्लीज, दोनों का फेडर डाउन कीजिए। राधिका खेड़ा, वापस मुद्दे पे आते हैं। उनका कहना है कि आपने बिहार में ये खुद ही माना है, चुनाव आयोग ने, कि कुछ लोग थे जो कि फर्जी वोटिंग कर रहे थे, जो मरे हुए थे, जो 2 जगह वोट डाल रहे हैं, जिनका पता ही नहीं चल रहा है, 1 लाख तो गायब हो चुके हैं। अब आप देश भर में भी यही करवा रहे हैं, यानी कि देश भर में फर्जी वोटिंग हो रही थी, और ये खुद आपका कबूलनामा हो जाएगा। पद्मजा जी, मेरी आवाज आ रही है कि मेरा भी फेडर डाउन है? आ रही है, आपका फेडर डाउन है, बोलिए। चलिए, मैंने कर्नाटक का सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब किसी पार्टी के सबसे मुख्य नेता और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इतना गंभीर सवाल उठा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करी थी उनके प्रवक्ता को ऐसे फिंगर टिप्स पे पता होगा कि कर्नाटक में 28 सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास 17 है, और इस लोकसभा चुनाव में उन्हें 8 कम मिली। और कांग्रेस पार्टी के पास, देखिए ये फिर ऐसे बोलेंगे बीच में, मैं इनके बीच में नहीं बोली थी। अगर जब ये बोलना शुरू करेंगे पद्मजा जी, मैं इतना चिल्लाऊंगी कि औरत की आवाज कहीं जाएगी नहीं। कोई भी मत चिल्लाइए। मैं यहाँ पे मच्छी मार्केट की डिबेट के लिए नहीं आई हूँ, मैं दोबारा बोलती हूँ। कर्नाटक में टोटल 28 सीटें हैं। एनडीए बीजेपी के पास 17, पिछली बार से 8 कम, एक जेडीएस के पास, कांग्रेस पार्टी के पास 9 है, जो 8 बड़ी है इस बार लोकसभा में, और एक इंडिपेंडेंट सीट है। तो कुल जो पार्टी आज चिल्ला रही है, शोर मचा रही है, जो चोर शोर मचा रहे हैं, उनकी तो 8 सीटें बड़ी है। तो फिर किस बात का शोर है? तो सबसे पहले नैतिकता के आधार पे इसी राहुल गांधी जी को इन सभी सीटों से इस्तीफा देके दोबारा री इलेक्शन कराने चाहिए, क्योंकि अगर उनको एक सीट पर धांधली लग रही है तो कर्नाटक में तो सभी सीटों में धांधली होंगी। कैसे इनकी 8 सीटें बढ़ गई? बिल्कुल सही बात है, मैं राहुल गांधी से बिल्कुल अग्री करती हूँ। तुरंत इनको इस्तीफा देना चाहिए इन 8 सीटों पे जो इनकी बढ़ के इस बार आई है, और दोबारा इलेक्शन कराना चाहिए। और पद्मजा जी, आप तो इतने सालों से पॉलिटिक्स कवर कर रही हैं, आप राहुल गांधी जी को तो कितने सालों से देखते आ रही है। राहुल गांधी वो नेता है जो अदालत में माफी मांगते हैं
और तेजी से मांगते हैं, पर सच्चाई बोलने की बात आती है तो फेल हो जाते हैं। चौकीदार चोर है कहा, आरएसएस पर झूठ बोल के माफी मांगी, बार बार माफी मांगी, अब कर्नाटक पे भी झूठ बोल रहे हैं। आपको लगता है अगर उनके पास सबूत होते अभी तक वो प्रेस वार्ता नहीं कर चुके होते? और ये तो एक और बड़ा क्राइम है कि उनके पास सबूत है और वो सबूत के ऊपर बैठे हुए हैं। नहीं, वो करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, पर वो तो कह रहे हैं कि भाई आपने भी तो माना है अभी तक तो बिहार में वोटर फर्जी थे, बिहार में फर्जी वोटरों से आपने 2024 का चुनाव क्यों जीता? के ऊपर आते हैं। आप अपनी पार्टी देखिए, ये कंटिन्यूसली बीच में औरत बोलती है, फिर मैं इनके बीच में कंटिन्यूसली बोलूंगी, फिर ये रोएंगी। ये तरीका नहीं है। आपसे पूछ के करेंगे या फिर आप इन्हीं से डिबेट कर लीजिए। वैसे भी जनता इनको सुनना नहीं चाह रही, मुझे नहीं लगता आपके व्यूअर्स भी सुनना चाहेंगे। मैं किसी के बीच में बोलती पद्मजा जी, एंड आई एक्सपेक्ट कि सेम तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता बिहेव करेंगे। अगर वो आपके ऊपर कंटिन्यूस लालचन लगा रही थी तो उनको अपने ऊपर भी झांक के देखना चाहिए। नहीं, मैं उनसे काउंटर लूंगी, लेकिन आपने अभी भी बिहार का जवाब नहीं दिया है। हाँ, बिहार का सवाल बिहार की आते हैं। सवाल ये है, जब जनता को कोई दिक्कत नहीं है, कितने लोग हैं? 7.9 करोड़ मतदाता है बिहार के, जिसमें से 95.92% ने एसआईआर का समर्थन ऑलरेडी कर चुके हैं, जिन्होंने फॉर्म भर चुके हैं। तो अब तक 7.7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरे हैं। केवल 4% बाकी हैं, जिनको जोड़ने के लिए आयोग अलग अलग घर जा रहा है और काम कर रहा है। अब जब जनता को दिक्कत नहीं है तो तेजस्वी यादव जी हो या राहुल गांधी जी हो, इनको किस बात की मिर्ची लग रही है भाई? अब 26 लाख लोग अगर वहां से स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं, 18 लोग मृत घोषित करे जा चुके हैं, 7 लोग 2 जगह पे पंजीकृत है और 11,000 का कोई अता पता नहीं है, तो चेकिंग ना करे। हम सब जानते हैं कि जब लालू जी और राबड़ी देवी जी का राज था, किस तरीके से बिहार में बूथ कैप्चरिंग होती थी। और मुझे समझ नहीं आता, हम अगर वहां से चुनाव जीते हैं, हमारी ज्यादा सीटें आई है, तो इनको तकलीफ तो होनी चाहिए, हमें होनी चाहिए ना। अगर वोट कटेंगे तो हमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो 50 लाख से ज्यादा वोट गलत पाए गए हैं ना। ठीक है, पता है पद्मजा जी, एक और बड़ा फनी फैक्ट चेक बताती हूँ। जो कांग्रेस पार्टी है, उसको लोकसभा हो या पुराने विधानसभा हो, 30 लाख वोटर भी टोटल नहीं पड़ी है बिहार में। तो मुझे तो लगता है इन्हें डर इसीलिए है कि 30 लाख वोट पाने वाली पार्टी बिहार में 50 लाख नाम कट रहे हैं, कहीं इन्हीं के तो नहीं कट रहे। और तकलीफ उन्हीं को हो सकती है पद्मजा जी, जिनको शक है कि वो 50 लाख उन्हीं के वोटर है। आपके 30 लाख 50 लाख जितने वोट कट रहे हैं, उतनी तो आपकी बसाती नहीं है वहां पे वोट पाने की। प्रियंका गुप्ता की चलिए 1 करोड़ वोट वहां पे है, हम मान लेते हैं टोटल। प्रियंका गुप्ता अकेले कर रहे हैं। प्रियंका गुप्ता रिस्पॉन्ड कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। बात कर रही है। और दूसरी चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि सबसे पहले तो इनको ये कहना चाहिए कि इसकी हैसियत है किसकी नहीं है, ये जनता आप कौन बात होती है तय करने की? मैं क्या कहूंगी, अपने काम से काम रखिए ना। नहीं, देखिए, मत कीजिए प्लीज, थोड़ी तय करेंगे। उनको काउंटर करने दीजिए, उनको काउंटर करने दीजिए। अभी प्रियंका भारती भी वेट कर रही है, राजेश गुप्ता भी वेट कर रहे हैं। चलती है वो, मुझे ज्ञान ना दे प्लीज। राधिका जी, एक एक करके प्रियंका गुप्ता का वक्त, सिर्फ प्रियंका गुप्ता प्लीज, सिर्फ प्रियंका गुप्ता बोलिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि अगर लोग जो है, जो शिफ्ट हो गए हैं, जो कह रहे हैं कि 52 लाख लोग वहां पर नहीं मिले अपने पते पर, सीधे ये बताए कि एसआईआर प्रक्रिया में वो लोग कहाँ वोट डालेंगे, ये चुनाव आयोग डिसाइड करेगा क्या? जो लोग मर गए वो क्या कोई महामारी थी कि 18 लाख लोग एक साथ मर गए? तो ये क्या चुनाव आयोग कैसे डिसाइड करेगा? क्या उनका मृत्यु प्रमाण पत्र मौजूद है? तीसरी चीज आप ये बताइए कि जो है पूरी तरीके से जिस चुनाव आयोग ने जिस तरीके से फर्जीवाड़ा ढंग से जो एसआईआर प्रक्रिया है वो करते हुए, तो पूरा देश देख रहा है। सारे पत्रकार जो वहां पर मौजूद हैं उस फर्जी प्रक्रिया को देख रहे हैं। और फर्जी प्रक्रिया कैसे? मुझे समझ में नहीं आया, आप प्रक्रिया को फर्जी कैसे कह रही है? ये तो पूरा मोडस ऑपरेंडी है। शामिल है, बीएलए शामिल है, इनके बीएलए सब शामिल है। इसको आप 1.5 लाख बीएलए शामिल है, पार्टियों के 1.5 लाख बीएलए शामिल है। 7 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरे हैं। इसका मतलब राहुल गांधी को जनता से प्रॉब्लम है, जिन्होंने फॉर्म भरे हैं और जो चुनाव आयोग में विश्वास रखता है। इनको दिक्कत चुनाव आयोग से है कि वो जनता से है, जो इनका झूठ नकार रही है बार बार। 7.7 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरे हैं। सवाल 7 करोड़ लोगों पे उठा प्रियंका गुप्ता, प्रियंका गुप्ता और समीर जी, कौन से डॉक्यूमेंट है 7 करोड़ फॉर्म में? डॉक्यूमेंट चेक हो गए कि नहीं हो गए? आप ये बताइए कि जो मरे हुए लोग बोल क्या रही है? आपको पता है कि कैसे बनता है वोटर आई कार्ड? एक सेकंड देखिए होता ये है आपकी पार्टी तो क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया इतनी कॉम्प्लेक्स है और इतनी व्यापक है कि अगर हम उस पर फैक्ट्स पे बात नहीं करेंगे ना, तो लोग भी कंफ्यूज होंगे, देखने वाले भी कंफ्यूज होंगे, और सबसे बुरी बात, जो लोगों का इस वक्त वोटर रिवीजन हो रहा है वो भी कंफ्यूज होंगे। प्रियंका जी, एक सेकंड, प्रियंका जी और समीर जी को रखिए। समीर जी, प्रियंका गुप्ता कह रही हैं कि ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया है। क्या जिस तरीके से कह रही हूँ, टीवी चैनल पे और वीडियोस देख लीजिए, फर्जीवाड़ा आपको साफ दिखाई दे जाएगा। मरे हुए लोगों का फॉर्म जमा हो गया।
जुलाई हालत है। 22 जून को चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी पटना के अंदर और सभी से कहा था कि ये प्रोसेस ऐसा है कि जो शुरू हो रही है इसमें आपकी भूमिका जो रखना है आप रखने के तैयार है, आपके BLO को अपने साथ जोड़ेंगे। और 1.5 लाख से ज्यादा BLA जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं पार्टियों के, वो इसमें शामिल हुए। आज जब चुनाव ये कह रहा है कि भाई आप 60 लाख के करीब ज्यादा, कि भाई इसमें 7 लाख के करीब नहीं है, 22 लाख के करीब मर गए, 7 लाख के डबल ID कार्ड पाए गए, 35 लाखों का पलायन हो गया या शायद वो वहां पर वोटर के रूप में घर पर नहीं है। आज जब चुनाव आयोग ने पूरी जानकारी दे दी है 99.86% लोगों की, और पूरा 1 महीना है अभी, 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर का समय है कि पार्टी अपने एड्रेस पर जाए, जो एड्रेस दिया है कि जहां पर कोई लोग नहीं है। हाँ। अगर उनको लगता है कि ये लोग जिंदा है, गलत से छूट गए, पार्टी उनको डाटा दे, चुनाव आयोग जारी उसको शामिल करके ऐड कर देगा। चुनाव आयोग बार बार बोल रहा है कि भाई हम आप जो कहेंगे आप डिटेल लेके आइए, हम इसको ऐड कर देंगे। और इसमें दो चीजें प्रियंका जी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ये लोगों के लिए देखना, फैक्ट्स पे बात कीजिए, क्योंकि फैक्ट ये है, और ये चुनाव आयोग ने आज ही नहीं पिछले 1 महीने से बताया है, फॉर्म ना भरने वालों, मृतकों व स्थायी रूप से प्रवास कर चुकों की सूची भी सभी 12 राजनीतिक दलों से कॉपी दी है 20 जुलाई को, आज कल नहीं, आपको तो लिस्ट 20 जुलाई को मिल चुकी है। आपको जो भी आपत्ति है, प्रियंका भारती को जो भी आपत्ति है, आप अपनी दर्ज कराइए ना। 20 जुलाई से वो लिस्ट आपके पास पड़ी हुई है प्रियंका जी, दोनों प्रियंका जी की पार्टी के पास पड़ी हुई है, प्रियंका गुप्ता के पास, प्रियंका BLA काम कर रहे हैं, इनके BLA घर घर जा रहे हैं। अरे भाई सीधी बात जी, एक सेकंड राधिका केड़ा, 1 सेकंड बोलने दीजिए उनको, शायद लिस्ट उनको मिली नहीं होगी, बोलिए। नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, ये जो विदेशी नागरिक हैं, कितने लाख आप बताए, जरा पढ़ के बताइए जरा अपनी लिस्ट में से कितने विदेशी नागरिक निकले हैं, बट पढ़ के बताइए जरा। विदेशी नागरिक का कोई आंकड़ा नहीं दिया, तो आप कह रहे हैं कि वो घुसपैठ की बात फर्जी थी। हाँ, नहीं ये बताइए तो। अरे भाई ये तो पता होना चाहिए, इसमें लिखा होना चाहिए। कर रहे हैं, मृतकों पे कर रहे हैं, डबल वोटिंग पे कर रहे हैं, बात किस मुद्दे पे कर रहे हैं? मुझे लगता है आपको दूसरी प्रियंका को बोलने देना चाहिए। ठीक है, देखिए उन्होंने अपना काउंटर अटैक किया है, प्रियंका गुप्ता ने काउंटर अटैक किया है कि सारे आंकड़े तो इसी ने बता दिए। एक काउंटर लूंगी और समीर जी से, फिर मैं जाना चाहती हूँ राजेश गुप्ता और प्रियंका भारती के पास। इतना घुसपैठियों की बारियों की बात की गई, घुसपैठियों का तो कोई आंकड़ा ही नहीं है, बस उन्हीं का है जो कि गायब है। चुनाव आयोग फाइनल लिस्ट जारी नहीं किया, अभी 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, अभी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट चुनाव आयोग देने वाला है, और जब पारी होने के बाद चुनाव आयोग जारी करेगा, 30 सितंबर की लास्ट डेट है, तब चुनाव आयोग सारी जानकारी देगा, कितने घुसपैठिए थे, कितने लोग मारे गए, सारी जानकारी 30 सितंबर को तो फाइनल सूची जारी होगी तो सार्वजनिक हो जाएगी। अभी तो चुनाव आयोग ने यह कहा है कि जो 60 से 65 लाख लोग वोटर्स नहीं है, उनकी जानकारी है, आप आइडेंटिफाइड कीजिए और हमारी मदद कीजिए। चुनाव आयोग ने एक चीज पारदर्शिता के साथ बताई है, और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग पे आरोप लगाया जा रहा है लगातार, चुनाव आयोग को अब मुझे लगता है कि FIR दर्ज करने की स्थिति आ गई है। वो सुप्रीम कोर्ट में जाए या FIR दर्ज करे कि जिस तरीके से एक संस्था को पूरी तरीके से बदनाम बार बार किया जा रहा है कि चुनाव चोरी कर लिया जाता है। ज्ञानेंद्र कुमार जी ने जिस तरीके से कहा कि धमकी दी जा रही है चुनाव आयोग को कि हम देख लेंगे, चुनाव आयोग FIR दर्ज करे, सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख को सुनवाई में बोले कि कितनी बड़ी संस्था को किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में ले, हर चीज की जानकारी दी जाए और हर पक्ष को सुना जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सामने। प्रियंका भारती, और आप सच कह रहे हैं कि जो आंकड़े आज जारी हुए हैं उसमें कोई घुसपैठियों का अलग से कोई कॉलम नहीं है, लेकिन सच बात यह भी है कि 35 लाख मतदाता ऐसे हैं जो या तो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं या उनका पता नहीं चल पा रहा है। तो ये मतदाता अब किस हेडर में आते हैं ये चुनाव आयोग को बताना चाहिए, आपको ये कोर्ट पे भी मेंशन करना चाहिए, लेकिन गड़बड़ी हुई है कि नहीं ये आपको सिर्फ टीवी डिबेट में चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये बात तो आप अपने BLA से पूछ सकते हैं। और ये एक और आंकड़ा मुझे लगता है लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, जो कि चुनाव आयोग ने। प्रियंका गुप्ता जी 2 मिनट तो दीजिए, अभी प्रियंका भारती बोली भी नहीं है, आप अभी से ही परेशान होने लगी। प्रियंका भारती रुकिए, राजेश गुप्ता रुके, एक सेकंड, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए अब एक चीज और समझ लीजिए, जब डोर टू डोर जाते हैं तो सिर्फ BLO नहीं जा रहे हैं, BLA यानी कि ब्लॉक लेवल जो एक्टिविस्ट हैं वो भी जा रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं। और कितने आपके एक्टिविस्ट थे? BLA की कुल संख्या SIR शुरू होने से पहले यानी कि 23 जून को थी आपकी पार्टी की प्रियंका भारती 47,143, जो कि अब बढ़ करके 25 जुलाई 2025 को आपके कुल
आपके कुल 47,506 बीएलए, आपको पता है आपके बीएलए तो जदयू से भी ज्यादा है, यानी कि आपके ज्यादा कार्यकर्ता लगे हुए हैं जमीन पर चेक करने के लिए कि कहीं कोई धांधली ना हो, फिर भी आप खुश नहीं है। जदयू के उतने लोग जमीन पे नहीं जितने आपके। पद्मजा जी, इसीलिए तो हमें पता चल पा रहा है ना कि धांधली कितने बड़े लेवल पर हो रही है। और आज क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार, भाजपा प्रवक्ता सारे के सारे क्विज खेलने में लगे हुए हैं। लेट मी फैक्ट चेक, 2 जेडीएस सीटें जीती हैं भाजपा प्रवक्ता महोदया। दूसरा कि जब आप फैक्ट चेक खेलते हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले चुनाव आयोग का ही फैक्ट चेक होना चाहिए, उनका आईपी एड्रेस ट्रैक होना चाहिए कि कहां से वो ट्वीट आ रहे हैं, कहीं वो भाजपा कार्यालय से तो नहीं आ रहे हैं। क्योंकि पहले भी बिहार में जितने तरह के ट्वीट्स इनके आए सारे के सारे रॉन्ग निकले। हमको लगता है कि फैक्ट चेक के नाम पे फेक चेक हो रहा है। आप खुद बताइए, 25 जनवरी 2025 को समरी रिवीजन किया चुनाव आयोग ने, पूरी की पूरी वोटर लिस्ट अपडेट करी और अब कह रहे हैं कि 21.6 लाख लोग मृत पाए गए। मतलब ऑन एन एवरेज 182 दिन से भागा करते हैं, ऑन एन एवरेज 11,500 लोग डेली मर रहे हैं। नहीं, बिहार में ये पहले से मरे हुए थे पर उनका नाम अभी भी दर्ज था। कोई डेली थोड़ी ना मर रहा है। प्रियंका जी क्या बात कर रही हैं आप? 11 लोग रोज थोड़ी ना मर रहे। पहले से निधन उनका हो चुका था पर उनका नाम अभी भी दर्ज था। प्रियंका जी एक सेकंड मेरे को बस 10 सेकंड दीजिएगा। आपका जो लॉजिक है ना, आपका लॉजिक है उसका तो मतलब अगर किसी आदमी का 2 जगह पे नाम दर्ज है वोटर लिस्ट में, आप कहेंगे कि आधा आदमी रह रहा है दरभंगा में, आधा आदमी रह दिल्ली में, ये कोई लॉजिक हुआ? अरे ऑब्वियसली उसने 2 अलग-अलग जगह नाम अपने दर्ज किए। जी, यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि पूरी चुनाव आयोग ही लॉजिकल वे में काम कर रही है। ज्ञानेश कुमार से लेकर के तमाम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमको पता है ना, कह रहे हैं कि 2 जगह पे लोग पाए जा रहे हैं। लोग नहीं पाए जा रहे, उनका नाम दर्ज है। वोटर मेरा 2 जगह नाम था, मेरा नागपुर में और दिल्ली में नाम था। चुनाव आयोग में 2 जगह वोटिंग में नाम था मेरा। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, उसके नागपुर में कटवाया जाकर। अरे वरिष्ठ पत्रकार महोदय, हमको समझ में आ रहा है कि आपको चुल क्यों मच रहा है, क्योंकि आपको भाजपा का साइड लेना है। थोड़ा सुनिए, सुनना सीखिए। आप सुनिए, इतने भी जो मृत लोग पाए गए हैं, इलॉजिकल क्यों कह रही हूं, मरे हुए लोग जो 6 महीना पहले मर गया, 6 साल पहले मर गया, उसका नाम कैसे भरा जा रहा है, उसका फॉर्म कैसे भरा जा रहा है? मैसेज भी आ जा रहा है कि ये एपिक नंबर जुड़ गया है, आपका फॉर्म भरा गया है। मतलब भूत प्रेत चला रहे हैं क्या ईसीआई वाले? कौन चला रहा है ईसीआई? भूत प्रेत। फॉर्म बीएलओ नहीं भर रहा है, घर वाला नहीं भर रहा है, भर कौन रहा है? अब तो ऐसे भरे लीजिएगा खुद से। अगर इनके पास प्रूफ है तो 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देना। 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सबसे पहले ईसीआई की जांच होनी चाहिए। कितने दलित पिछड़े वहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि वहां दलित पिछड़े नहीं है, इसलिए दलित पिछड़ों का वोट पिछड़े का क्या है? एसआईआर में दलित पिछड़े का क्या लेना है? प्रियंका जी, हमारे पैसों से घर चलता है, हमारे टैक्स के पैसों से, और आप हमारे वोट में से नाम काट रहे हैं, हमारी नागरिकता खत्म कर रहे हैं। पर आपके बीएलए तो है ना मौजूद वहां पे, आप अपने बीएलए से ही पूछ लीजिए। आपके जो कार्यकर्ता वहां पे डोर टू डोर जा रहे हैं उनसे ही पता करा लीजिए। अरे मैडम, प्रक्रिया चुनाव करेगा, पूछ बीएलए से। अरे बता लीजिए ना। पद्मजा जी शामिल है ये लोग प्रक्रिया में, पूरे इनके बीएलए शामिल है। 1.5 लाख लोग शामिल है। मुझे हंसी आती है। आप इस बार पद्मजा जी, मैं इसका जवाब दे दूं? अगर जवाब दीजिए राधिका खेड़ा, जवाब दीजिए राधिका खेड़ा। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। और पद्मजा जी, मुझे लगता है जिसकी जितनी पार्टी की जितनी सीटें हैं उस हिसाब से उन्हें बराबर समय मिलना चाहिए। सबसे कम समय मुझे मिला गया है। राहुल गांधी तो वैसे बार बार बात करते हैं जिसकी जितनी आबादी उतना हक। तो आप ये मत देखिए, बीच में मत बोलिए प्रियंका जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। थोड़ी तमीज रखिए। ये क्या जंगलीपन है? इसीलिए आप लोग 18 साल से सत्ता में नहीं है। इतना घमंड अच्छी बात नहीं है। अब मैं मुद्दे के ये सवाल इसलिए नहीं सुनना चाहते। देखिए, डाउन नहीं करेंगे। मेरा फेडर तो पद्मजा जी डाउन करा दिया था। प्रियंका जी बीच में बोलोगे तो आप कहेंगे राधिका जी का फेडर डाउन करिए। ये बहुत जटिल मुद्दा है। हम एक दूसरे पे ऊपर के चिल्लाते रहेंगे तो किसी को कुछ ना सुनाई देगा ना समझ में आएगा। धन्यवाद। राधिका, यहाँ पे बार-बार लगातार क्या है स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है? इससे पहले क्या बार-बार ये जो लगातार यहाँ कहा जा रहा है कि 50 लाख लोग, ये 20 लाख लोग रातों रात मर गए, क्या हो गया? अरे सिंपल सी बात है, बिहार में आखिरी बार पूर्ण वोटर लिस्ट का ग्रहण परीक्षण 2003 में हुआ था। 22 साल हो चुके, अभी तक कोई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ है। इस दौरान में करोड़ों लोग जुड़े हैं, लाखों का स्थानांतरण हुआ, लाखों की मृत्यु हो गई, पर लिस्ट में नाम बने रहे। अब जब 2025 में चुनाव आयोग 22 साल बाद सफाई शुरू कर रहा है और ये सामने आ रहे आंकड़े, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इनको सफाई से तकलीफ क्या है? मैं बस इतना जानना चाहती हूँ। अगर मृत लोग हट रहे हैं और ये अगर कहते हैं कि गड़बड़ी हुई है, सरकार तो हमारी बनी है, तो इनके लिए तो बहुत अच्छा है। नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को होगा, नुकसान कांग्रेस को थोड़ी होएगा। शायद आप लोगों की वोटें बढ़ जाए अगर आप कह रहे हैं ये बात। सफाई होने से तकलीफ क्यों है?
ये अभियान ना किसी धर्म के खिलाफ है, ना किसी जाति के खिलाफ है। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कोई भारतीय छूटना नहीं चाहिए और कोई फर्जी वोट डलनी नहीं चाहिए। अब आपको भारतीयों की छूटा, हम इंश्योर कर रहे हैं अगर इलेक्शन कमीशन की भारतीय ना छूटे तो इनको इस बात से तकलीफ है, अगर ये इंश्योर कर रहे हैं कि फर्जी वोट नहीं डाले जाए तो उनको इस बात से तकलीफ है। आखिर ये जानते क्या, चाहते क्या है? इतनी कंफ्यूजन किस बात की है? क्या आप राहुल गांधी को और साथ ही साथ तेजस्वी यादव, तो आप देखिए एक और कदम आगे चले गए, कैसे मैं चुनाव का बहिष्कार करूंगा। चुनाव बहिष्कार कहाँ होते हैं? चुनाव बहिष्कार बांग्लादेश में होते हैं जहां पे डेमोक्रेसी का जनाजा उठा दिया जाता है। चुनाव का बहिष्कार कौन करता है? टेररिस्ट करते हैं। चुनाव का बहिष्कार कौन करता है? नक्सलवाद करते हैं। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन जिनके पास इतनी लंबी विरासत है बिहार चलाने की इतने सालों, आज वो चुनाव का बहिष्कार कर रहे? तब क्यों नहीं लालू प्रसाद यादव जी ने चुनाव का बहिष्कार किया था जब खुद की पार्टी बार बार बूथ कैप्चरिंग करती थी और किस तरीके से बिहार में चुनाव होते थे? तब तो इन सबके मुंह की जबानें सिल गई थी। और आज आपको अगर कोई फैक्ट्स रखने हैं, बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोर्ट के सामने रखिए ना, ठीक है, प्रक्रिया तो हो जाने दीजिए। और पूरी प्रक्रिया खत्म होने से पहले अगर 95%, 96% इस चीज को भर चुके हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए कि घर घर तक पहुंच रहे। पर वो कह रहे हैं फर्जी भर रहे हैं ना, ये 99% जो है सारे फर्जी लोग हैं, आपने अपने लोगों से भरवा दिया। मुझे पता नहीं, आरजेडी का तो मुझे पता नहीं, पर मैं गारंटी से कह सकती हूँ कांग्रेस की तकलीफ ये है कि उनके पास बूथ में वर्कर ही नहीं है जो चेक कर सके। उनके पास बूथ में एजेंट ही नहीं होते तो क्या काम करेंगे? राजेश गुप्ता देखिए, आप तो नए प्लेयर हैं बिहार के अंदर, आप तो ये चाहेंगे कि भाई आपका जब डेब्यू हो बिहार में तो एकदम, जिसको राधिका खेड़ा कह रही हैं, एकदम साफ लिस्ट के साथ हो, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, कोई अंदर बाहर ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो। ठीक है, 2003 के बाद कई ऐसी गड़बड़ियां हुई, कुछ लोग दो जगह पे रजिस्टर हो गए, कुछ जिनका निधन हो गया था उनका नाम रह गया वहां पे। अब इसको पूरी तरीके से स्वच्छ लिस्ट एक तरीके से बना के अगर इलेक्शन कराया जा रहा है तो शुरुआत तो होने दीजिए। अगर कोई तकलीफ है आपके पास, कोर्ट पे भी जा सकते हैं आपके पास लिस्ट भी पहुंच चुकी है, आप अपने ऑब्जेक्शंस भी दे सकते हैं 1 अगस्त तक, 1 सितंबर तक। जी, आपका धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैंने अब डिबेट की शुरुआत में थोड़ी आवाज़ बढ़वा ली थी तो बड़ी दिक्कत हो गई मुझे बढ़वाने से। वैसे जिस तरीके की बहस हो रही है, मतलब मुझे लगता है कि शायद कुछ समझ में ही नहीं आएगा लोगों को। खैर देखिए, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है, करता रहा है और बहुत पहले से करता आ रहा था। लेकिन जब विपक्ष में भाजपा हुआ करती थी तो इसी भाजपा का कहना था कि जब तक इलेक्शन कमीशन रहेगा तो अब तक ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता। कब कहा? जब तक ये ईवीएम रहेगी ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता। कांग्रेस ने बयान दिया था, नाम तो बता दीजिए। किताब तक लिख दी गई इलेक्शन कमीशन। राजेश जी बयान नाम तो दे दीजिए, किसने कहा था बीजेपी की तरफ से, कब कहा था? मैं किसी, राजेश जी नाम तो बता दीजिए, बयान बीजेपी से किसने दिया था? पढ़ा लिखे आदमी किसी के बीच में नहीं बोला करता। बता दीजिए राजेश जी, मैं बीच में नहीं बोला करता। जरा बता दीजिए ना, बीजेपी की तरफ से किसने बयान दिया था ये? पद्मजा जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगा। पद्मजा जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगा, ओपनिंग स्टेटमेंट मैं नहीं करूंगा, मैं चुप हूं। मेरे ख्याल से वो जीवेल नरसिम्हा राव की किताब के बारे में बोल रहे होंगे। बट इलेक्शन कमीशन जब तक है चुनाव नहीं होगा, ये मुझे ख्याल नहीं हो बता। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि कौन कितना वरिष्ठ पत्रकार है, किस लिए बैठा है। अपनी बात रखने दीजिए, सबको रखने का अधिकार है। मैं गलत हो सकता हूं, मुझे रखने तो दो, ये ना बोले बीच में। इनका वैसे भी रोल यहाँ पे न्यूट्रल का दिखाई नहीं दे रहा, इनको चुप रहे। बोलिए। यार मैंने जैसे कहा, दूसरी बात इलेक्शन के टाइमिंग के ऊपर इलेक्शन कमीशन के कि चुनाव बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं और इसी मॉडस ऑपरेंडी में दिल्ली के अंदर चुनाव कराया गया जब अरविंद केजरीवाल जी की अपनी विधानसभा के अंदर वोट काट दिए गए और एक एक घर से इतने वोट बनवा दिए गए। रही बात बीएलए की, तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं मुझे नहीं पता, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बहुत अपनी बहनों की इज्जत करता हूँ और भाई साहब की भी करता हूँ। मैं इस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ हूं क्योंकि मैं 10 साल विधायक भी रहा हूं। बीएलए के पास में लिस्ट जब तक आती है, देखिए लिस्ट निकलती है और इलेक्शन कमीशन जब लिस्ट को देता है तब तक कई बार बहुत लेट हो गया होता है। उसके बाद में अगर आप कोई सवाल उठाएंगे तो उसको सप्लीमेंट्री लिस्ट में लाने की बात होती है। सप्लीमेंट्री लिस्ट तक इलेक्शन आ जाना है, तो जिसका वोट कट गया। और मैं तो कहता हूं पद्मजा जी, आप एक बहुत अच्छी पत्रकार है, आप रोड पे आ जाइए, जमीन पे आइए, मैं दिल्ली में आपको लेके चलूंगा। ऐसे लोगों से जो 25-25 साल से रह रहे हैं, जिसके पास में गैस कनेक्शन है, जिसके पास में आधार कार्ड है, जिसके पास में शायद गाड़ी और स्कूटर भी हो, लेकिन उसका वोट काट दिया गया। अब उसका वोट, मैं कहता हूं कि आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है, जब सब कुछ पेमेंट डिजिटल हो रहा है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, मैं आपको देख पा रहा हूं, मुझे देख पा रहे हैं, जबकि बिल्कुल वायरलेस हम बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं आप वोटर लिस्ट को डाल देते हैं ऐसे? आप बता दीजिए, उसमें इतनी चीजों की जरूरत ही क्या है कि मेरा वोट है, मेरा पता लग जाए मेरा वोट कट गया है तो है क्या? तो मुझे लगता है इतनी बहस की जरूरत नहीं है। कोई बाहर का होगा, हिंदुस्तान के बाहर का है, तो मैं भी नहीं चाहूंगा उसका वोट डले। क्यों डलेगा उसका वोट? बिल्कुल अपनी बहन बीजेपी की बहन के साथ। पर इसमें एक छोटा काउंटर में करना चाहती हूं, जो आप कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत देरी से आती है। अगर कोई वोट
20 तारीख को 20 जुलाई को लिस्ट जा चुकी है सारी पार्टियों के वो लिस्ट जब तक छपेगी, यानी कि 20 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक आप सिर्फ उस लिस्ट को देख करके सवा महीने का समय है, सवा महीने का समय आपके पास है ऑब्जेक्शन और क्लैरिफिकेशन के लिए। सवा महीने का वक्त। पद्मजा जी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट तो आप ले ही, मैं यही कह रहा था आपसे कि जैसे अगर वो लिस्ट आ गई, मैं जवाब दे दूं? बोलिए। हाँ, मेरा यही कहना है कि जब वो लिस्ट आती है, जैसे ये कह रहे हैं कि 1 महीने का समय है, जो कैंडिडेट्स हैं पार्टियों को और भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, सिर्फ 1 महीना क्यों? इस काम को आप 6 महीने पहले कर सकते हैं। 1 महीना क्यों? फिर से वो काम किया होता, सिर्फ यही तो काम होता है। फिर से वो आर्ग्यूमेंट। चलिए, राधिका खेड़ा दिल्ली चुनाव से जुड़ी है। राधिका खेड़ा, राजेश गुप्ता, बताइए। राधिका खेड़ा दिल्ली से जुड़ी दो सवाल का सवाल। राकेश जी, एक एक करके, प्रियंका जी प्लीज। राकेश जी, आप सारे राज्यों की बात कर रहे हैं। आप विधायक रह चुके हैं और आप तो दिल्ली में तो आपके पास बहुत लोग थे और आपकी पार्टी के पास हाँ समझते हैं और काम थे, जैसे शीश महल मनाना था और ये सब में शराब घोटाले और उसमें व्यस्त रह गए। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनके पास इतने वर्कर होते हैं, उनका काम ही होता है हर चीज देखना, इसलिए बूथ लेवल वर्कर होते हैं, इसलिए मंडल वर्कर होते हैं, इसलिए लोकसभा डिस्ट्रिक्ट इतनी सारी कमेटी बनाई जाती है कि ताकि आपके एरिया में अगर कोई छूट रहा है और आपके पास आए होंगे नाम, आपने क्यों नहीं इंश्योर किया? आप कितनी बार कोर्ट गए, आपने कितनी बार इसी राजेश गुप्ता कि आपके यहाँ इतने लोग नाम कटे गए, दिखा दीजिए। दूसरा, आपने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया यहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने, वरिष्ठ नेता ने ये कहा कि जब तक इलेक्शन कमीशन है तब तक इलेक्शन के प्रोसेस पे विश्वास ही नहीं किया जा सकता। अब आप यहाँ पे नाम बता दीजिए, अगर तो आप बोल दीजिए कि आप राहुल गांधी है शूट एंड स्पूट, वैसे वो आदत कर रहे हैं, केजरीवाल साहब की भी है शूट एंड स्पूट करने की, मौका दीजिए, आप नाम बता दीजिए कि कौन है, आप बताइए, नाम बता दीजिए बस। राधिका जी, मैं पर्सनल कमेंट्स का जवाब दिया नहीं। अरे नाम तो बताइए, आपने बीजेपी के नेता पे पर्सनल कमेंट किया, नाम बताइए पब्लिकली, नेम एंड शेम। आप नरसिम्हा राव जी की आपने अपनी बात रख ली, अब आप अपनी बात बताइए, मैं जवाब दे रहा हूं। आप नरसिम्हा राव जी की किताब भी पढ़ लीजिए, नरसिम्हा राव जी की किताब भी पढ़ लीजिए, आडवाणी जी के बयान भी देख लीजिए, आपको बयान आ जाएगा। और जिस राहुल गांधी से इतना प्यार है आपको, सुनिए, अरे फिर बीच में बोले जाओगी, आपको बात नहीं करनी आती क्या? आपको बात नहीं करनी आती? आपको बात ये कैसे, ये चुप नहीं हो सकती 2 मिनट में? एक सेकंड 10 सेकंड का फेडर प्लीज। आप कह रहे हैं कि आडवाणी जी ने बोला कि चुनाव आयोग के रहते चुनाव नहीं हो सकता, कभी नहीं बोला। एलके आडवाणी ने बोला आपके हिसाब से कि चुनाव आयोग के रहते चुनाव नहीं हो सकता? सबसे पहले राधिका जी सुनिए, राधिका जी पहले एक चीज तय कर लेते हैं, जब आप बोल रहे हो मैं नहीं बोलूंगा, जब मैं बोल रहा हूं आप ना बोलिए। आप ऐसे बहस नहीं। राजेश जी जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी का बार बार नाम लेना आपकी पर्सनल रीजन हो सकता है, मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। अब ले लीजिए, मुझे राहुल गांधी जी से कोई प्यार नहीं है, उसका जवाब जो दूसरी हमारी बहन बैठी है वो दे देंगी। आई हैव नो इंटरेस्ट इन राहुल गांधी, ठीक है? मैं तो मानता हूं राहुल गांधी जी की वजह से ही बीजेपी। किसने बोला कि चुनाव आयोग के रहते चुनाव नहीं हो सकता? ये कौन, जब आप चुनाव आयोग के, मेरा फिर यही कहना है कि जब चुनाव, आप देख लीजिए, इसको तो गूगल कर लीजिए, ये बार बार गूगल की बात कर ली थी, इनको मिल जाएगी किसने किताब लिखी, किसने बार बार कहा कि इलेक्शन कमिशन के होते ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता, किसने कहा कि जब तक ये नहीं हो सकता, इसको देख लीजिए। उसके बाद में मेरा फिर कहना है कि आखिर में जब 1 महीना रह जाता है चुनाव के अंदर, इन्होंने कहा कि हमारे पास में, मैंने अभी कहा वर्कर्स जो है वो रोज जाके लिस्ट चेक नहीं कर सकते, देखिए चुनाव आयोग का मालूम है और रहेगा, जब इलेक्शन हमारे देश में भी चुनाव इसी चुनाव आयोग ने कराया है। अब अगर कोई गड़बड़ी है तो वो 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के सामने अगली सुनवाई होगी, दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा। और उम्मीद है कि जितना 100% प्रूफ, जितनी आपत्ति, जितने ऑब्जेक्शन, जितने क्लैरिफिकेशंस किसी भी राजनीतिक दल को लेने हैं या फिर देने हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जरूर रखेंगे, क्योंकि ये सच देश के सामने आना ही चाहिए।